तो स्टूडेंट्स मैं डिस्कस कर रही थी आपसे जो रिएक्शंस हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऑफ एल्कीन्स, तो जिसमें मैंने आप लोगों से जो है वो सेकंड पार्ट में चारों रिएक्शंस को डिस्कस करना था, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस को, और साथ में जो है वो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन को भी, लेकिन ये मैं एक्सप्लेन कर रही थी तो इसमें मैं ओजोनोलिसिस के यहाँ तक कार्बोनाइल कंपाउंड्स तक ही पहुंची थी कि बीच में मेरा जो है ना वो कैमरा में मतलब गैप आ गया, ठीक है। तो वो मतलब स्पेस नहीं थी, तो इस वजह से मैं मज़ीद एक्सप्लेन नहीं कर सकी और वीडियो वहाँ पर ही जो है वो स्टॉप हो गई थी, ठीक है। तो अब क्या है कि मैं आज के लेक्चर में मैं इसी से फर्दर, अब जाहिर बात है कि मुझे थर्ड पार्ट में जाना पड़ा क्योंकि मैंने आपको कंडीशन बता दी कि मसला क्या हुआ है, तो मैं इसी से आगे फर्दर चलूँगी कि आप देख रहे हैं कि ओजोनोलिसिस को हम डिस्कस कर रहे थे, तो मैं एक दफ़ा रिपीट कर देती हूँ यहाँ तक, तो मैंने एक्सप्लेन किया था लेकिन मैं एक दफ़ा दोबारा से इस रिएक्शन को बता देती हूँ। ओजोनोलिसिस में क्या हुआ था कि ओजोन के साथ रिएक्शन हुआ था आपका अल्कीन का, ठीक है। तो अल्कीन यानी कि इथीन थी, तो उसमें सबसे पहले आपको मोलोजोनाइड मिला था और अनस्टेबल, जो कि अनस्टेबल है, ठीक है। ये भी मैंने प्रीवियस पार्ट में बताया था, तो मैंने बताया आपको कि मैं इसको ज़रा सा दोबारा बताऊँगी ताकि आप लोगों को फर्दर जो है वो रिएक्शन को स्टडी करने में ज़रा आसानी हो। तो अब क्या है कि मोलोजोनाइड आपका अनस्टेबल था, तो क्या होता है रीअरेंजमेंट होगी इसके अंदर, रीअरेंज होगा। तो अब क्या होगा कि रीअरेंजमेंट के बाद ये आपका ऑक्सीजन जो है वो ये एक आपका, मैंने आपको बताया कि इधर ही रहेगा, तो ये ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन बॉन्ड कार्बन के साथ जो है ना, ये एक पार्ट आप कह लें कि बिल्कुल इसको उल्टा करके लेके नीचे आ जाएं और बाकी दो ऑक्सीजन के बाद साथ जो बॉन्ड बना लें। तो ये आप देख लें कि इनकी रीअरेंजमेंट के बाद जो है आपको प्रोडक्ट क्या मिली है, ये ओजोनॉइड, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स मोलोजोनाइड अनस्टेबल होने की वजह से ही ये रीअरेंजमेंट इसके अंदर होगी, और रीअरेंजमेंट के साथ जो है ये ऑक्सीजन और साथ में ये दोनों ऑक्सीजन जो है अब नीचे हैं, तो कार्बन ने अपनी बैलेंसी सेटिस्फाइड कर ली है, तो ये आपको ओजोनॉइड मिला है, ठीक है। तो अब ये बात तो स्टूडेंट्स डिस्कस की थी मैंने, ओजोनॉइड्स जो हैं ये आपको मिले, और ये क्या होते हैं, अनस्टेबल कंपाउंड्स होते हैं, और देयरफॉर दीज आर रिड्यूस्ड बाय जिंक एंड वाटर, और ये जिंक और वाटर से रिड्यूस होके और ये आपको क्या देंगे, कार्बोनाइल कंपाउंड्स दे देंगे। और अब स्टूडेंट्स ये जो ओजोनॉइड है ये क्या है कि ये भी अनस्टेबल होने की वजह से क्या होगा कि अब देख लें कि इसका रिएक्शन हो रहा है वाटर के साथ। अब वाटर के साथ जब आप इसको रिएक्ट करवाएंगे तो स्टूडेंट्स यहाँ से आप देख लें कि बेसिकली इस बॉन्ड को आप ब्रेक करेंगे, इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करेंगे और यहाँ से इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, तो आप देखेंगे कि कैसे आपको मॉलिक्यूल मिलेगा कि यहाँ से एक ऑक्सीजन जो है वो निकल जाएगा। ये ऑक्सीजन एटम ये वाला कहाँ गया, तो ये ऑक्सीजन एटम जो है वो इसके साथ मिलके H2O2 बना देगा, हाइड्रोजन परऑक्साइड जिसको आप बोलते हैं H2O2, तो ये आपको मिल जाएगा। और साथ में बाकी जो ये आप देख रहे हैं कि कार्बन के साथ इस कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन लगा हुआ है, तो बेसिकली क्या होता है जब ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा तो यहाँ पर बेसिकली ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है, यहाँ से ये कार्बन टू ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड की बजाय डबल बॉन्ड हो जाएगा, और आपको जो है ये आपको एक यूनिट फॉर्मल्डिहाइड की ये और दूसरी ये वाली यूनिट जो है ये बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से ये वाला बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, और मतलब यह ब्रेक होके आप देख लें कि बॉन्ड क्या हुआ कि कार्बन टू ऑक्सीजन यहाँ पर डबल बॉन्ड हो गया और ये दो हाइड्रोजन लगे हुए, तो ये इस तरह से आपको फॉर्मल्डिहाइड दो यूनिट्स जो है फॉर्मल्डिहाइड की मिल जाएंगी, एक पार्ट ये वाला और दूसरा पार्ट ये वाला, ठीक है। तो आपको पता है कि कार्बोनाइल कंपाउंड, ये आप देख लें कि कार्बोनाइल कंपाउंड जो है फाइनल प्रोडक्ट्स आपको कार्बोनाइल कंपाउंड्स मिल रहे हैं, जिसमें आपको फॉर्मल्डिहाइड, ये आपको क्या मिला है, फॉर्मल्डिहाइड मिला है, ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड आपको ऑब्टेन हुआ। अब क्या होगा इससे नेक्स्ट स्टेप आप देख रहे हैं कि मैंने आपको बताया कि रिड्यूस्ड होंगे बाय जिंक, तो जिंक क्या है, मेटल है आपका, जिंक मेटल होता है, तो मेटल्स जो होते हैं वो गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, तो इसी वजह से यहाँ पर जिंक जो है उसकी मौजूदगी में ये प्रोसेस हो रहा है, रिडक्शन हो रही है। और आप देखें कि हाइड्रोजन परऑक्साइड जो कि H2O2 है जो यहाँ पर आपको मिला, तो इसके साथ रिएक्शन हुआ और आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, जिंक ऑक्साइड ZnO, ऑक्सीजन यहाँ से वापस इसको मिलेगी। तो अब आप देखें कि यहाँ पर जिंक जो है वो मेटल यानी कि फ्री स्टेट में है, तो कोई भी चीज़ जो फ्री स्टेट में होती है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो जीरो होती है। और यहाँ पर देखें कि ये जो है जब आपको जिंक ऑक्साइड मिला तो ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज होता है, तो जिंक के ऊपर क्या होगा, +2 चार्ज होगा। तो जिंक आप देखें कि 0 से स्टेट से क्या हो गया, +2 में आ गया, मतलब ऑक्सीडाइज्ड हो गया। क्या हो गया, खुद ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, मतलब इसकी ऑक्सीडेशन हो गई है, और दूसरे को इसने क्या किया है, रिड्यूस्ड किया है। इसी वजह से मैंने कहा कि इट इज़ रिड्यूस्ड बाय जिंक। जिंक क्या कर रहा है, दूसरों को रिड्यूस कर रहा है और खुद क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो ये गुड रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट क्यों, मैंने आपको बताया कि ये औरों को क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं ना। तो देखें हाइड्रोजन परऑक्साइड को इसने कैसे रिड्यूस किया
कि यहाँ पर H2O2 को अगर हम देखें तो यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर जो है वो क्या होगा चार्ज। अब देखें पारोक्साइड में हमेशा क्या होता है कि आपने याद रखना है कि माइनस चार्ज होता है, पारोक्साइड में -1 चार्ज होता है। तो ऑक्सीजन के ऊपर तो वैसे क्या चार्ज होता है -2। तो आप देखें कि यहाँ पर 2 ऑक्सीजन के ऊपर जो है वो चार्ज क्या होगा -2 आएगा। कैसे कि एक ऑक्सीजन के ऊपर -1 और दूसरे वाले ऑक्सीजन के ऊपर -1 होगा। ठीक है, पारोक्साइड की पहचान ये होती है कि ऊपर चार्ज जो होता है उसके ऊपर जो है -1 होता है। ठीक है, तो एक ऑक्सीजन के ऊपर -1, दूसरी वाली भी ऑक्सीजन के ऊपर -1, तो इस तरह से -2 और दूसरा बचा बैलेंस करने के लिए आपको पता है हाइड्रोजन का ये +2 होगा। एक हाइड्रोजन के ऊपर +1 और दूसरी वाली भी हाइड्रोजन के ऊपर +1, तो ये +2 इस तरह से बनना है। ठीक है, H2 है ना, 2 हाइड्रोजन है, तो इसी वजह से ये +2 होगा। तो होप्स हो के स्टूडेंट्स ये आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो अब आप देखें कि ये जो है वो कैसे क्या हुआ कि अब नेक्स्ट स्टेप में आप देखें कि ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज है और हाइड्रोजन जो है वो जो है इसके ऊपर +1, तो 2 हाइड्रोजन, तो यहाँ पर +2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपने देखा कि 0 से ये क्या हुआ, खुद ऑक्सीडाइज +2 हुआ, 0 से ऑक्सीडाइज होगी +2। और यहाँ पर देखें कि ये इसने कैसे इसको हाइड्रोजन पेरोक्साइड को कैसे रिड्यूस किया। तो यहाँ पर ये किस स्टेट में था, H2O2 यानी कि -1 स्टेट में था। ठीक है, ये किस स्टेट में था, -1, और अब ये किस में चला गया है, -2 में चला गया। ऑक्सीजन के ऊपर क्या आया है, चार्ज -2 आ गया है। ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ है कि इसने इसको क्या कर दिया है, रिड्यूस कर दिया है, -1 से और नेगेटिव वाली पार्ट पे गया है। ठीक है, 0 से पॉजिटिव वाली तरफ जाना तो उसका मतलब होता है ऑक्सीडेशन, लेकिन नेगेटिव से और नेगेटिव की तरफ जाना तो उसका मतलब क्या होता है, रिडक्शन। तो आपने देखा कि यहाँ पर जिंक जो है वो 0 से +2 आया और ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पर -2 से जो है वो किधर गया है, -1 से, सॉरी -1 से, यहाँ पर ये -1 है, पेरोक्साइड है ना, तो -1 से किधर गया है, -2 की तरफ गया है। ठीक है, तो इसी वजह से ये रिडक्शन हुई है और इस तरह से जिंक ने इसको क्या कर दिया है, रिड्यूस कर दिया है। सो मैंने ये बात इसीलिए लिखी कि ओजोनाइड्स जो हैं ये अनस्टेबल कंपाउंड्स हैं और ये रिड्यूस होते हैं बाय जिंक और वाटर टू गिव कार्बोनाइल कंपाउंड्स, और आपको कार्बोनाइल कंपाउंड्स जो हैं वो इसके थ्रू मिल गए हैं। तो ये ओजोनोलिसिस जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है स्टूडेंट्स, जो कि मैंने आपको स्टार्ट में भी बताया था कि इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है ये एल्कीन्स का। और ये वाला ओजोनोलिसिस बहुत ही 4 तरह के रिएक्शन थे, लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो ये रिएक्शन था, ओजोनोलिसिस। तो अब स्टूडेंट्स मैं इसके जो नेक्स्ट पार्ट जो सी पार्ट था, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, उसको आप लोगों से डिस्कस करने जा रही हूँ, जो कि एल्कीन्स का जो मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया था कि एल्कीन्स जो हैं वो 3 तरह के रिएक्शंस शो करते हैं। एक आपको एल्कीन जो है वो एडिशन रिएक्शन शो करते हैं, सेकंड कैटेगरी जो है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस शो करते हैं, और थर्ड जो है वो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। तो मैंने 2 जो है कंप्लीट कर लिए पार्ट्स, अब मैं पॉलीमराइजेशन रिएक्शन की तरफ आती हूँ। तो ये स्टूडेंट्स वो स्कीम है जिसको मैं आप लोगों से डिस्कस कर रही हूँ। तो ये मैंने आप लोगों को बताया कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, हाइड्रोक्सिलेशन, कंबस्टन और ओजोनोलिसिस, ये 4 रिएक्शंस थे, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। तो मैंने आपको बताया था कि जो पार्ट नंबर 2 में मैंने आप लोगों को कहा था कि मैंने ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड पॉलीमराइजेशन रिएक्शन को पार्ट 2 में आप लोगों से डिस्कस करना है, लेकिन अनलकीली क्या हुआ कि मैं इन 3 रिएक्शंस को फर्स्ट स्टेप में जो है वो कंप्लीट कर सकी थी, और फोर्थ जो है वो मैं कर रही थी। ठीक है, फोर्थ में कर रही थी, लेकिन उस दौरान जो है वो मेरा जो था मेरा सेल, उसमें स्पेस नहीं थी, तो इसी वजह से मैं ओजोनोलिसिस पे जाके मेरी वो इनकम्प्लीट रह गया, वो वहाँ पर स्टॉप हो गई थी वीडियो। ठीक है, स्पेस ना होने की वजह से। तो इसी वजह से मैंने इसको जो है फिर नेक्स्ट जो पार्ट सी है उसमें मैं आप लोगों से ओजोनोलिसिस यानी कि जो आज का पार्ट है उसमें डिस्कस कर रही हूँ। तो ये ओजोनोलिसिस को तो मैंने डिस्कस कर लिया, तो होप्स हो कि अब आपको चारों ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो हैं वो क्लियर हो गए हैं। अब मैं पॉलीमराइजेशन रिएक्शन की तरफ आने लगी हूँ। तो अब मैं पॉलीमराइजेशन रिएक्शन ऑफ अल्कीन्स, ये जो रिएक्शन ऑफ अल्कीन्स में पॉलीमराइजेशन रिएक्शन ऑफ अल्कीन्स को डिस्कस करने जा रही हूँ। तो ये स्टूडेंट्स पॉलीमराइजेशन टर्म क्या है, इसको अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले तो पोली मतलब क्या होता है, मैनी, पोली मीन्स मैनी, एंड मर्ज कहते हैं पार्ट्स को। ठीक है, मर्ज कहते हैं पार्ट्स को। तो पॉलीमराइजेशन यानी कि मैनी पार्ट्स। अब ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप मैनी पार्ट्स, अब इसका क्या मतलब है मैनी पार्ट्स, तो होता क्या है स्टूडेंट्स की ऐसा प्रोसेस है कि इसमें क्या होता है, द प्रोसेस इन विच स्मॉल मॉलिक्यूल्स ऑफ लो मॉलिक्यूलर मैस, लो मॉलिक्यूलर मैस जिनका मोनोमर्स कहेंगे, दे कंबाइन टुगेदर टू गिव लार्ज मॉलिक्यूल्स ऑफ हाई मॉलिक्यूलर मैस। अब होता क्या है, होता ये है स्टूडेंट्स की ये जो पॉलीमराइजेशन एक प्रोसेस है, क्या है, एक प्रोसेस है जिसके थ्रू क्या होता है कि आपके पास जो मोनोमर्स होते हैं यानी कि स्मॉल यूनिट्स होती हैं, ये मोनोमर यूनिट्स, बहुत सारी मोनोमर यूनिट्स जब कंबाइन होती हैं और वो एक लार्ज मॉलिक्यूल बना देते हैं, जिसको क्या कहते हैं, हम पॉलीमर कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, पॉलीमर कहते हैं। तो क्या हुआ, मैंने आपको बताया कि जो स्मॉल यूनिट्स हैं उनको हमने क्या कहा,
मोनोमर्स और जो लार्ज यूनिट्स, ये स्मॉल यूनिट्स मिल के सारी उसने एक लार्ज यूनिट बनाई जिसको हम क्या कह रहे हैं, पॉलीमर कह रहे हैं। अब इसको मैं एक एग्जांपल देती हूँ स्टूडेंट्स, कैसे कि जैसे आपका एक घर है, ठीक है, तो वो किससे बन रहा है, आपकी ईंटों से बन रहा है ना, ठीक है, तो वो ईंटें जो है वहां पर एज अ मोनोमर काम कर रही हैं और वो पूरा एक जो घर बना है वो आपका एक पॉलीमर है, ठीक है। सेम इसी तरह यहाँ पर इस प्रोसेस में हम देख रहे हैं कि जब स्मॉल यूनिट्स जो हैं इनको हम मोनोमर्स कह रहे हैं, तो ये स्मॉल यूनिट्स जो हैं ये कंबाइन होंगी, रिपीटिंग यूनिट्स, और ये कंबाइन होके आपको क्या देंगी, एक लार्ज यूनिट देंगी जिसको हम क्या बोल रहे हैं, पॉलीमर कह रहे हैं। और इस सारे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पॉलीमराइजेशन कहते हैं। और इस तरह से आपने देखा कि मैनी पार्ट्स आपको कैसे मिले, मतलब बड़ी यूनिट जो है वो कैसे ऑब्टेन हुई है। तो होप्स हो के स्टूडेंट्स ये डेफिनेशन जो आपसे मैंने डिस्कस की कि द प्रोसेस इन विच स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं तो सही बात है उनका लो मॉलिक्यूलर मास होगा जिनको मोनोमर्स कह रहे हैं, और ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स मोनोमर्स जो हैं जब कंबाइन करेंगे टुगेदर टू गिव लार्ज मॉलिक्यूल्स, और लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं तो ये हाई मॉलिक्यूलर मास, इनको आप कहेंगे इनका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा हो जाएगा। और क्योंकि ये स्मॉल यूनिट्स का जब सारी बहुत सारी इकट्ठी हुई हैं तो उससे बना लार्ज यूनिट बनी है, तो इसका मॉलिक्यूलर मास भी ज़्यादा होगा, तो इसको हम क्या कह रहे हैं, पॉलीमर्स। एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड एज पॉलीमराइजेशन, और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पॉलीमराइजेशन कहते हैं, ठीक है। तो होप्स हो के स्टूडेंट्स ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया कि पॉलीमराइजेशन क्या है। ये आपका सी पार्ट था इसका, और इसमें जो है अब हम रिएक्शन को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो आप देखें कि ये आपके पास इथीन मॉलिक्यूल है, इथीन की एन यूनिट्स हमने ले ली हैं। एन यूनिट्स का मतलब कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इथीन के हमने ले लिए हैं, लेकिन ये क्या है, एज अ मोनोमर यहाँ पर काम कर रही है। क्या है ये, मोनोमर है, क्या है, मोनोमर्स। अब एन यूनिट्स आपने इथीन की ली, और आपने जब टेम्परेचर कंडीशंस आप देख रहे हैं कि रिएक्शन कंडीशन क्या है कि 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपने इसमें देना है, 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इसमें रिक्वायर्ड है, और साथ में ट्रेसेस ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है वो ट्रेसेस ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, और वो कितनी है, 0.1%, मतलब बहुत ही कम अमाउंट। ट्रेस कहते हैं बहुत ही स्मॉल अमाउंट में, बहुत ही कम अमाउंट जो है वो इसके लिए रिक्वायर्ड है। आप देखेंगे कितनी कम कि जीरोज में है, ठीक है, पॉइंट्स में 0.1% इसमें रिक्वायर्ड है। तो इतनी ट्रेस अमाउंट में जो है ये आपका फिर फर्दर रिएक्शन होगा, और इसमें जो है आप देखेंगे CH2 डबल बॉन्ड हट के यहाँ पर क्या होगा, सिंगल बॉन्ड, और दोनों तरफ आपने बॉन्ड बना रहे हैं। आपने स्टूडेंट्स इसको इस फॉर्म में क्यों लिखा है, क्योंकि आप देखें कि यही यूनिट जो है वो बाद में बार रिपीट होगी, और साथ में एन लिख दिया, तो ये रिपीटिंग यूनिट है। बेसिकली क्या है, ये रिपीटिंग यूनिट है जो कि क्या होगी, बार रिपीट होगी। क्या है, रिपीटिंग यूनिट है, तो जो बार रिपीट होगी, और आपको जो लार्ज यूनिट मिलेगी जिसको आप क्या बोल रहे हैं, पॉलीथीन बोल रहे हैं। पॉली मीन्स मैनी, यानी कि बहुत सारी इथीन यूनिट्स जो हैं वो आपको मिल रही हैं, और ये एक लार्ज यूनिट मिलेगी जिसको हम क्या बोल रहे हैं, पॉलीमर कहेंगे। और पॉलीमर ये कौन सा वाला, इथीन का, जैसे इसका नाम क्या कहलाएगा, पॉलीइथिलीन कहलाएगा, ठीक है। अगर ये जो है इथीन यहाँ पर प्रोपीन होती तो फिर आपको नेक्स्ट यूनिट जो लार्जर यूनिट मिलती उसको आप पॉलीप्रोपाइलीन कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप जो है वो डिफरेंट टाइप जो अल्कीन्स हैं, डिफरेंट तरह के अल्कीन्स से आप डिफरेंट टाइप का मोनोमर जो है सॉरी पॉलीमर जो है वो आप ऑब्टेन कर सकते हैं। तो होप्स के स्टूडेंट्स ये पॉइंट जो है वो आपको क्लियर हो गया, और ये रिएक्शन भी आपको क्लियर हो गया। लेकिन एक और बात मैं आपको बता दूं कि अगर आपने गुड क्वालिटी ऑफ पॉलीथीन अगर आपने लेनी है तो दैट इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन। लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है कि यहाँ पर तो ये कंडीशन थी जिसके थ्रू आप जो है इथीन पॉलीथीन बना रहे थे, लेकिन इसके अलावा एक और कंडीशन है कि जिसकी प्रेजेंस में आप जो है गुड क्वालिटी ऑफ पॉलीथीन को ऑब्टेन कर सकते हैं, और वो क्या है कि इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम ट्राईइथाइल की मौजूदगी में। एल्यूमिनियम ट्राईइथाइल क्या है कि एक एल्यूमिनियम मेटल और साथ में 3 इथाइल ग्रुप्स इसके साथ लगे हैं, तो इसको आप एल्यूमिनियम ट्राईइथाइल कह रहे हैं। ये आप फॉर्मूला भी देख सकते हैं। एंड टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड TiCl4, टाइटेनियम Ti इसको रिप्रेजेंट करो, टेट्राक्लोराइड 4 क्लोरीन हैं, तो इसी वजह से टेट्राक्लोराइड से बोल रहे हैं। तो TiCl4 ये दोनों स्टूडेंट्स एज अ कैटलिस्ट जो है वो एक्ट करते हैं, तो इसकी मौजूदगी में भी जो है वो आपको पॉलीइथीन पॉलीमर ऑब्टेन हो सकता है, जो कि गुड क्वालिटी ऑफ पॉलीथीन, मतलब आप इन दोनों कैटलिस्ट की मौजूदगी में रिएक्शन करवा सकते हैं, एल्यूमिनियम ट्राईइथाइल एंड टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड। एक बात स्टूडेंट्स आपने याद रखनी है कि ये दोनों कैटलिस्ट को हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, ज़ीगलर नाटा कैटलिस्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको, ज़ीगलर नाटा कैटलिस्ट, ज़ीगलर नाटा कैटलिस्ट कैटलिस्ट, ज़ीगलर नाटा कैटलिस्ट इसको कहा जाता है। और इस पॉलीमराइजेशन को हम क्या बोलेंगे, ज़ीगलर नाटा पॉलीमराइजेशन। क्या बोलेंगे हम इसको, ज़ीगलर नाटा पॉलीमराइजेशन बोलेंगे, ज़ीगलर नाटा
पॉलीमराइजेशन। इसको क्या बोलते हैं? ज़िग्लर-नाटा पॉलीमराइजेशन। इस पॉलीमराइजेशन को क्या बोलेंगे? ज़िग्लर-नाटा पॉलीमराइजेशन बोलेंगे। और इन कैटलिस्ट को हम क्या कहते हैं? ज़िग्लर-नाटा कैटलिस्ट कहते हैं। लेकिन ये आपके लेवल पे भी इसको एक्सप्लेन नहीं किया गया। ये आप जब आगे फर्दर बीएससी और एमएससी को स्टडी करेंगे पॉलीमर केमिस्ट्री को, तो उसमें ये आप डिटेल में देखेंगे कि ज़िग्लर-नाटा कैटलिस्ट क्या है और ज़िग्लर-नाटा पॉलीमराइजेशन कैसे हो रही है। खैर मैंने कहा कि मैं आपको बता दूं ताकि आप लोगों को थोड़ा बहुत इसके बारे में आइडिया हो जाए। तो ये स्टूडेंट्स दोनों कैटलिस्ट थे जो कि ज़िग्लर-नाटा कैटलिस्ट हैं, और इस पॉलीमराइजेशन को हम क्या कहेंगे? ज़िग्लर-नाटा पॉलीमराइजेशन। और इसमें भी क्या है कि आप इथीन से पॉलीमर जो है पॉलीइथीन जो है उसका पॉलीमर पॉलीइथीन जो है वो आप उसकी गुड क्वालिटी आपको ऑब्टेन होती है जब आप इन कैटलिस्ट को यूज़ करते हैं, इस कैटलिस्ट को यूज़ करते हैं ज़िग्लर-नाटा कैटलिस्ट को। तो होप्स हो कि स्टूडेंट्स आपको जो ये पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है एल्कीन्स का, ये भी आपको क्लियर हो गया है और इसमें जो लेक्चर में कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो स्टूडेंट्स अगर आपको लगता है कि आपको किसी भी पॉइंट में इन रिएक्शंस में जो मैंने आप लोगों से रिएक्शंस ऑफ एल्कीन्स डिस्कस किए हैं, इनमें से किसी भी पॉइंट में डिफ़िकल्टी है तो आप स्टूडेंट्स वो मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं एक दफ़ा रिपीट कर देती हूँ कि ये तीनों रिएक्शंस जो हैं वो मैंने आप लोगों से डिस्कस किए हैं। अगर आप लोगों को इनमें से किसी भी रिएक्शन में कोई भी डिफ़िकल्टी है या कोई भी क्वेश्चन आप लोग पूछना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स को आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।